विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर 1 सोशल रिसर्च मेथड्स पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं हाइपोथेसिस के टाइप्स की। अब तक हमने हाइपोथेसिस या प्राकल्पना, उपकल्पना ये क्या होती है इसकी परिभाषा देखी और उसका महत्व देखा समाजशास्त्र के अंदर या सामाजिक शोध के अंदर उसका महत्व देखा और एक अच्छी हाइपोथेसिस कैसी होती है, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, ये सब हमने देखा। इसके साथ साथ कौन से ऐसे सोर्स हैं, स्रोत हैं जो हमको प्रेरित करते हैं प्राकल्पना बनाने के लिए, ये सब हमने चर्चा की थी। तो प्राकल्पना हम कह रहे थे एक अस्थायी अनुमान को जिसकी प्रामाणिकता का परीक्षण किया जाना बाकी है। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए प्राकल्पना के प्रकारों की चर्चा करेंगे। प्राकल्पना के कितने प्रकार होते हैं, किस किस तरह की प्राकल्पना हो सकती है, ये सारी आज हम चर्चा करेंगे। तो सामाजिक विज्ञानों में कई प्रकार की प्राकल्पनाओं का प्रयोग किया जाता है। कुछ इस प्रकार की प्राकल्पनाएं होती हैं जिनमें किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा घटना की मात्र विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है। तो सामाजिक तथ्यों, घटनाओं एवं समस्याओं की प्रकृति, अनुसंधान के उद्देश्यों एवं तथ्यों के प्रकार के आधार पर प्राकल्पना के कई प्रकार हो सकते हैं। कुछ प्रकार की प्राकल्पनाओं में किसी घटना की आवृत्ति अथवा विभिन्न परिवर्तर्य यानी वेरिएबल्स के मध्य संबंधों को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक धार्मिक प्रवृत्ति पाई जाती है, या नगरीकरण के बढ़ने के साथ मानसिक बीमारियों में भी वृद्धि होती है। इनमें भी कुछ भिन्न प्राकल्पनाओं में किसी घटना से उत्पन्न करने वाले कई कारकों में से किसी एक प्रमुख कारक पर प्रकाश डाला जाता है। जैसे विद्यार्थियों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण पारिवारिक नियंत्रण की शिथिलता है, यह भी प्राकल्पना हो सकती है। तो प्राकल्पनाओं का वर्गीकरण कई रूप में किया जा सकता है। शोध के उद्देश्य, तथ्यों के प्रकार तथा अमूर्तता का स्तर आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आधार हैं जिनके द्वारा प्राकल्पनाओं को कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो प्राकल्पनाओं को गुडे एंड हार्ट अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में प्राकल्पनाओं को 3 प्रमुख आधार पर विभाजित कर रहे हैं। उनके 3 प्रमुख प्रकार बता रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी प्रकार हो सकते हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम इन 3 प्रमुख प्रकारों की बात करते हैं। पहली है अनुभव आश्रित प्राकल्पनाएं, दूसरी है आदर्श प्रारूपी प्राकल्पनाएं और तीसरी सैद्धांतिक प्राकल्पनाएं। तो अनुभव आश्रित प्राकल्पनाएं हमारे प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होती हैं और आदर्श प्रारूपी प्राकल्पनाओं में हमारे सामान्य अनुभवों के द्वारा निकाले गए तार्किक निष्कर्षों का प्रयोग किया जाता है। और तीसरी प्रकार की प्राकल्पना में अमूर्तीकरण का स्तर इससे भी अधिक सूक्ष्म हो जाता है। ऐसी प्राकल्पनाएं विश्लेषणात्मक परिवर्तर्यों द्वारा निर्मित होती हैं, यानी वेरिएबल्स के द्वारा बनती हैं। तो अब हम इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं, विस्तार से इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहली हम कहेंगे वर्णनात्मक प्राकल्पना या आनुभाविक प्राकल्पना। वर्णनात्मक प्राकल्पना यानी डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी प्राकल्पनाएं जिनमें किसी घटना, वस्तु, व्यक्ति आदि की विशेषताओं का वर्णन किया गया होता है, वर्णनात्मक प्राकल्पनाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की प्राकल्पनाएं हमारे रोजमर्रा के सामान्य अनुभवों पर आधारित होती हैं और जिनका वैज्ञानिक परीक्षण किया जा सकता है। रोजमर्रा के सामान्य अनुभवों पर या हमारे विचारों पर आधारित होती हैं जिनका वैज्ञानिक परीक्षण किया जा सकता है। ऐसी प्राकल्पनाओं को लेकर किए गए अध्ययनों द्वारा आनुभाविक समरूपताओं अथवा नियमितताओं की प्रकटता एवं प्रदर्शित करने का प्रयास किया जाता है। जैसे किसी महाविद्यालय के छात्र और छात्राएं कैसे कपड़े पहनते हैं, अगर इस तरह की हाइपोथेसिस लेकर के हम रिसर्च करें तो ये वर्णनात्मक प्राकल्पना होगी। कितने विद्यार्थी पान, तंबाकू अथवा नशे का प्रयोग करते हैं, तो कितने विद्यार्थी रोजाना पुस्तकालय जाते हैं आदि। तो इस तरह की जो हम प्राकल्पनाएं बना रहे हैं ये वर्णनात्मक या आनुभाविक प्राकल्पनाएं होंगी, क्योंकि हम इनको अनुभव कर रहे हैं। तो हमारे सामान्य अनुभवों पर आधारित होने के कारण इन्हें अनुभव आश्रित प्राकल्पना या एम्पिरिकल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। तो ये वर्णनात्मक भी होंगी, डिस्क्रिप्टिव भी हैं और अनुभव आश्रित होने से एम्पिरिकल भी कही जाएंगी। इसी तरीके से ऐसी गवेषणाएं बिल्कुल भी किसी प्राकल्पना का परीक्षण नहीं करती, अपितु
ये मात्र तथ्यों में वृद्धि करती है। इनसे हमको सिर्फ तथ्यों की जानकारी मिल रही है, इसके अलावा हम इनसे कोई एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि समय के अनुसार ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं कि कितने विद्यार्थी रोज़ाना पुस्तकालय में जाएंगे और कितने विद्यार्थी नशा कर रहे हैं या तंबाकू ले रहे हैं, ये बदलती रह सकते हैं इनके डेटा। इसलिए इनसे सिर्फ तथ्यों में वृद्धि की जाती है। तो यह कहा जाता है कि इस प्रकार की प्राकल्पनाएं अधिक उपयोगी नहीं होती, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान पर आधारित होती हैं। दूसरे प्रकार की प्राकल्पनाएं होती हैं हमारी संबंधात्मक प्राकल्पनाएं, रिलेशनल हाइपोथेसिस, या जिनको हम आदर्श प्रारूपी प्राकल्पना भी कह रहे थे, आइडियल टाइप हाइपोथेसिस। तो प्राकल्पनाओं के वर्णनात्मक प्राकल्पनाओं के विपरीत संबंधात्मक प्राकल्पनाएं दो या दो से अधिक परिवर्तनों के मध्य संबंधों को प्रकट करने वाली होती हैं। दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, इसको प्रकट करने वाली होती हैं। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं को मुख्यतः आनुभविक सादृश्यताओं के आधार पर निकाले गए तार्किक निष्कर्षों पर ये आधारित होती हैं। जैसे मानव परिस्थिति की, ह्यूमन इकोलॉजी की अवधारणा के आधार पर आनुभविक समरूपताओं को प्रकट करने वाले कई प्राकल्पनाओं को विकसित किया जा सकता है। जैसे वर्गीज की सकेंद्रित घेरों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की अवधारणा एक ऐसी प्राकल्पना है जो नगर की विशेषताओं के आधार पर नगर के विकास को भी प्रकट करती हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक क्षेत्र की एक अन्य अवधारणा ने अपराध तथा बाल अपराध की अनेक प्राकल्पनाओं को विकसित करने में सहायता की है। तो गुडे एंड हार्ट ने इस प्रकार की अवधारणाओं के आधार पर विकसित प्राकल्पनाओं को ही आदर्श प्रारूपी प्राकल्पनाएं, आइडियल टाइप हाइपोथेसिस कहा है। और संबंधात्मक प्राकल्पनाओं का जन्म हर समय तार्किक निष्कर्षों के आधार पर ही होता है, ऐसी बात नहीं है। वे हमारे सामान्य अनुभवों पर भी आधारित हो सकती हैं, किंतु तार्किक निष्कर्षों पर आधारित प्राकल्पनाएं सामान्य अनुभव पर आधारित प्राकल्पना से ऊंचे स्तर की होती हैं। जैसे प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुर्खाइम ने आत्महत्या के संबंध में इस प्रकार की अनेक प्राकल्पनाओं को विकसित किया है। जैसे वे प्राकल्पनाएं बताते हैं, जिसके उदाहरण अपन ले सकते हैं, विवाहितों की अपेक्षा अविवाहित अधिक आत्महत्या करते हैं, या कैथोलिक की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट अधिक आत्महत्या करते हैं। क्योंकि दुर्खाइम ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने इस तरह की हाइपोथेसिस डेवलप की। समाज विज्ञानों के क्षेत्र में संबंधात्मक प्राकल्पनाओं को लेकर अनेक अध्ययन किए गए हैं, और ऐसी प्राकल्पनाएं बाद में सिद्धांतों की रचना में सहायक होती हैं। और ऐसी प्राकल्पनाएं कभी कभी जानबूझकर आनुभाविक या संसार की वास्तविकता को विकृत करके भी बनाई जाती हैं। तीसरी प्रकार की जो प्राकल्पना की बात कर रहे हैं वो है कारणात्मक प्राकल्पना, कैजुअल हाइपोथेसिस, या जिसको हम सैद्धांतिक प्राकल्पना भी कह रहे हैं। संबंधात्मक प्राकल्पना विभिन्न परिवर्तनों के मध्य संबंधों के स्वरूप को प्रकट करती है, जबकि कारणात्मक प्राकल्पनाओं में यह प्रदर्शित किया जाता है कि किस प्रकार एक विशिष्ट तत्व या घटना किसी अन्य तत्व अथवा घटना के उत्पन्न होने वाले कारकों में से एक कारक है। उदाहरणार्थ, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की इस प्राकल्पना के अनुसार यह माना जाता है कि शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था के अनुभव प्रौढ़ व्यक्ति के निर्धारण के महत्वपूर्ण कारक होते हैं। तो ये प्राकल्पना भी इसको हम कह रहे हैं कारणात्मक प्राकल्पना है, कि जो शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था के अनुभव हैं वो प्रौढ़ व्यक्ति के निर्धारण में, व्यक्तित्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण कारक होते हैं। इस हाइपोथेसिस को लेकर के हम काम अपना शोध कर सकते हैं। ये कारणात्मक प्राकल्पना होगी। कारणात्मक प्राकल्पनाओं के द्वारा दो या दो से अधिक परिवर्तनों यानी वेरिएबल्स के मध्य होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। यदि किसी एक कारक या वेरिएबल में परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन किस सीमा तक दूसरे कारक या वेरिएबल को प्रभावित करेगा, इसको हमें देखना होता है। उसके बाद हम अगली प्राकल्पना कह सकते हैं काम चलाऊ प्राकल्पना या वर्किंग हाइपोथेसिस। कई बार ये देखा गया है कि किसी समस्या पर शोध करते समय एक वैज्ञानिक का ज्ञान उस समस्या के संबंध में अति न्यून अथवा सीमित होता है। इस समस्या के अत्यंत अल्प तथा सीमित ज्ञान के आधार पर बनाई गई प्रारंभिक परिकल्पना ही काम चलाऊ प्राकल्पना कहलाती है। और जैसे जैसे अनुसंधान कार्य आगे बढ़ता है तो तथ्यों के अधिकार प्राप्त होते चले जाते हैं और ज्ञान में वृद्धि होती चली जाती है, और इसके साथ ही इस प्राकल्पना में परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें परिवर्तन, संशोधन और परिवर्धन की गुंजाइश होती है, इसलिए हम इसको काम चलाऊ प्राकल्पना कह रहे हैं। इसके अलावा हम एक और प्राकल्पना की बात करेंगे, शून्य कथनों से संबंधित प्राकल्पना यानी नल हाइपोथेसिस या रिलेटेड टू नल स्टेटमेंट्स। इस प्रकार की प्राकल्पना में सकारात्मक और नकारात्मक
दोनों संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है और परीक्षण द्वारा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। जैसे पुरुषों और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं होता, गरीब एवं धनवान की अपराध प्रवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होता। तो दोनों संभावनाएं इसके अंदर हमको दिखाई दे रही हैं। तो ये होंगी नल हाइपोथेसिस। तो इस तरह से हमने देखा कि विभिन्न प्रकार हैं प्राकल्पनाओं के, और ये सकारात्मक कथनों से भी संबंधित हो सकती हैं और नकारात्मक कथनों से भी संबंधित हो सकती हैं। धन्यवाद।